कृषि सुधार कानून के विरोध में आज कांग्रेस ने राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कोशिश की। हालांकि मार्च की मंजूरी नहीं मिलने के बाद राहुल गांधी गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे और किसान आंदोलन के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। इससे पहले राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च निकालने की कोशिश कर रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस मार्च में प्रियंका गांधी भी नजर आई। हालांकि मार्च की मंजूरी नहीं होने की वजह से पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को राष्ट्रपति भवन तक नहीं जाने दिया, जिसके बाद प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया और उन्हें बस में भरकर मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। प्रियंका गांधी पुलिस थाने में भी धरने पर बैठी गई। हालांकि कुछ देर बाद प्रियंका और हिरासत में लिए गए दूसरे कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया गया। तो आपको बता दें, राहुल गांधी राष्ट्रपति से एक तरफ जहां मिलने पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो और नेता थे, जिसमें प्रियंका गांधी भी थी, वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कांग्रेस दफ्तर से करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। फिलहाल हिरासत से ये नेता छोड़ दिए गए हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि किसानों के बारे में सरकार सुन नहीं रही है। हमारे सहयोगी संदीप बोल ने कांग्रेस नेता आनंद शर्मा से खास बातचीत की, सुनिए। आप लोगों को परमिशन नहीं दिया गया और उसके बाद आपको डिटेंशन किया गया, किस तरह से इसको आप देख रहे हैं सर? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्ष की आवाज को दबाना, किसानों के साथ अन्याय करना प्रजातंत्र में स्वीकार्य नहीं है। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनहीन नहीं। इस देश का अन्नदाता कड़ाके की सर्दी में संघर्ष कर रहा है। लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। एक आज़ाद देश के अंदर अगर देश का किसान देश की राजधानी आने से रोका जाए, ये बड़ी गंभीर बात है। सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए। गलत तरीके से गलत कानून लाए गए, उनको वापस करें। संसद का विशेष सत्र बुलाएं, चर्चा करें और आम सहमति बनाएं। तो ये थे आनंद शर्मा जी, जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो कानून है वो काले कानून है, वापस करें। और जनता की बात जो कि नहीं सुनी गई है। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि अमूमन सारे लोग जो हैं, जितने भी ऐसे सांसद थे जिनको कि डिटेन किया गया था, कार्यकर्ता थे जिनको डिटेन किया गया था, उनको जो है छोड़ा गया है। इस वक्त हम लोग मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। थोड़ी देर पहले ही जो है प्रियंका गांधी यहाँ से निकल के गई हैं और यहाँ पे और भी तमाम जो नेता हैं जिनको कि यहाँ पे डिटेन किया गया था। तो फिलहाल प्रियंका गांधी हिरासत में ली गई थी, उनको रिहा कर दिया गया है। बाकी कांग्रेस नेता भी हिरासत में से अब रिहा हो गए हैं, छूट गए हैं। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी ने यह कहा कि सरकार जो है वो किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रही है। राहुल गांधी ने भी कहा कि विपक्ष पूरा किसानों के साथ है और किसान जो है वो हटेंगे नहीं, वो ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। ये जो कानून आया है वो किसान विरोधी है और सीधे सीधे ये मांग की कि सरकार इन कानूनों को वापस ले। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो राष्ट्रपति से भी मिली, कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी और राहुल गांधी, और उन्होंने वहां पर अपनी बात रखी कि किसान जो है वो अब चाह रहे हैं कि ये कानून वापस हो, उनके हित के लिए नहीं है। हालांकि इसके लिए कांग्रेस ने यह भी कहा कि करीब 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का लेटर उनके पास है और वो किसानों की ही आवाज दरअसल राष्ट्रपति तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे में आगे बढ़ते हुए आज पैदल मार्च करना चाह रही थी, जिसकी इजाजत नहीं मिली। फिर प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया। उसके साथ ही साथ राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन जरूर गए, राष्ट्रपति से मिल लिए। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। यानी संदीप, जिस तरीके से कांग्रेस एक बात कह रही है जो लगातार कि ये कानून जो है वो वापस लेना चाहिए, वो भी इसके समर्थन में है। वो ये नहीं चाह रहे कि कोई सुधार होकर बीच का रास्ता निकले और ये कह रहे किसान उठेगा नहीं, बैठा रहेगा। बिल्कुल, देखिए, अभी तक जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि कांग्रेस ने पहले दिन से ही ये बात कहनी शुरू की थी कि ये आंदोलन जो है वो किसानों का आंदोलन है। इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ
समर्थन दे रही है जैसे कि बाकी और विपक्षी राजनीतिक दलों ने दिया है। लेकिन अब जिस तरह से खुद राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है गुलाम नबी आज़ाद और अधीर रंजन चौधरी के साथ प्रेसिडेंट को, उसके बाद जिस तरीके से सड़कों पे स्थिति हम लोगों ने देखी 24 अकबर रोड में, और उसके बाहर जो अकबर रोड पे जिस तरीके की स्थिति देखी, उससे तो ये साफ नज़र आ रहा है कि अब कांग्रेस जो है इस किसान बिल को लेकर, जो कि जिसको लेकर जो है किसान विरोध कर रहे हैं, बैठे हुए हैं सड़कों पर, अभी भी लगातार ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है, महीने से ज़्यादा हो चुका है। तो ऐसे में अब ये साफ नज़र आ रहा है कि अभी तक जो समर्थन करने की बात जो है कांग्रेस की तरफ से कही जा रही थी, अब वो सीधे तौर पर एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश में जुट गए हैं कि सरकार जो है उन किसानों की बातों को, उन मांगों को माने जिनको लेकर वो अभी तक 30 दिन के करीब हो चुके हैं मैदान में डटे हुए हैं। सरकार कह ज़रूर रही है कि बातचीत करने को तैयार है, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि तीनों बिल वापस होने चाहिए, और उसी मांग को जो है अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एंडोर्स किया जा रहा है। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब खुल के सामने आ गई है किसानों के साथ। किसानों के प्रदर्शन में भले ही मंच जो है साझा नहीं करने दिया जा रहा किसानों की तरफ से, लेकिन उन्होंने एक दूसरा रास्ता जरूर चुना है कि राजनीतिक तौर पर जो है सरकार पर दबाव बनाया जा सके, ताकि ये फैसला लिया जा सके। और चूंकि दबाव सरकार पे, ठीक है, देखिए संदीप, एक तरफ तो राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश यहां पर कांग्रेस की तरफ से है, वहीं राष्ट्रपति से मिलकर अपनी बात राहुल गांधी ने जरूर कही। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद राहुल गांधी ने कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग की। विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से यह कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं, और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रोह करना ही पड़ेगा। शेष नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त। शेष नारायण जी, देखिए, एक बड़ा सवाल तो ये कि कांग्रेस कह रही है किसान उठने नहीं वाला है, यानी अगर किसान ये मन भी बना रहा हो तो विपक्ष ये भी बता रहा है कि किसान अभी उठेगा नहीं। दूसरी बड़ी बात, वो ये नहीं कह रहे कि कोई समाधान बीच का निकल सके, कोई सुधार की गुंजाइश हो तो वो सुधार कर दे। वो कह रहे हैं आप कानून ही वापस लीजिए। इनको अर्थशास्त्र आता है, कृषि अर्थशास्त्र में क्या आता है, जरा डॉक्टर मनमोहन सिंह को आगे कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इनके अर्थशास्त्र की ज्ञाता है, प्रधानमंत्री रहे हैं, वो इस पे बात करें तो गंभीर बात होगी। अब इसमें आनंदी, क्या नाम चौधरी का है उनका, या आनंद शर्मा, या गुलाम नबी आजाद, हाँ, कई खेती हैं तो क्या नहीं, खेती के बारे में क्या जानते हैं लोग। डॉक्टर मनमोहन सिंह आगे करो, मंटे कालू वालियों का आगे करो, जो आपके लोग हैं जो अर्थशास्त्र को समझते हैं, उनको आगे करिए, फिर बात करिए। मैंने इनके विदिन दी कांग्रेस कोई एक राय नहीं है। और ये चौधराहट बने, तो पिछले चुनाव हमने देखा था कि ये शीला जी मुख्यमंत्री थी और इनकी सभा से लोग उठ के चले जाते थे। आज ये ठेका ले रहे नहीं, किसान हटेगा नहीं। कभी किसान से मिले हैं, किसी किसान को करीब से देखा है फोटो आपके अलावा? ये सब लूज टॉक है। ये जरूरी बिल है और उसमें गलतियां होंगी, उसको ठीक कर लो। वो सरकार ने ऑफर किया, तोमर ने ऑफर किया, सबने ऑफर किया, कृषि मंत्री ने बैठ के बात कर लो। राजनाथ सिंह का बयान आया तो आप उस पर बात करो। अब आप जाके सजनी हम राजकुमार बने घूम रहे हैं, कोई 75 है नहीं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में किसान के तो थे वो हुड्डा, जिनको इन्होंने 6 साल तक बर्फ में लगा रखा था, और बाद में जिसको इन्होंने अध्यक्ष बनाया था वो बीजेपी का प्रचार करता घूम रहा था। तो इनको जमीनी कुछ अंदाज नहीं है। और अच्छा, जो इनके साथ लोग हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो लोग खेत देखा नहीं है। इनको बताइए कि खेत जब ट्रैक्टर चलता है तो कोने में कितनी जमीन बच जाती है, उसको कैसे जोता जाता है, उसमें कैसे खेती होती है, इनको कुछ पता है? लूज स्टॉक है। इनको ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, किसानों की बात है तो किसानों से बात सरकार करेगी और वो करेंगे, और वो बिल नहीं, आप पहले, ठीक है, यही दिक्कत है। कांग्रेस पहले इन्हीं सुधारों की बात कर रही थी। अब जब वो सुधार इस गवर्नमेंट ने किया तो उसमें खामी दिख रही है। अगर कहीं खामी लग रही है तो कांग्रेस को उस बात का जिक्र करना चाहिए कि यहाँ ये खामियां हैं, इसको सुधारा जा सकता है, उस हिसाब से ठीक हो जाएगा मामला। आप जरा रहिए साथ, हमारे साथ संदीप भी हैं। संदीप, देखिए, प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस के नेता जो है उनको हिरासत में लिया गया था। फिलहाल क्या सबको रिहा कर दिया गया है?
बिल्कुल प्रियंका को रिहा कर दिया गया है, हिरासत में लिया गया था। साथ ही जितने भी और नेता उनके साथ जो है उनको डिटेन किया गया था, उनको भी छोड़ दिया गया है। इसी मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में जो है उनको लाया गया था, क्योंकि जो डेलीगेशन जाना चाह रहा था राष्ट्रपति भवन, उसमें जो है काफ़ी सारे सांसद थे कांग्रेस के, लेकिन उनको मना कर दिया गया था। सिर्फ 3 लोगों की परमिशन दी गई थी। उसके बाद राहुल गांधी की अगुवाई में 10 जनपद से जो है बाहर निकल रहे थे, और कांग्रेस ऑफिस से जब बाहर निकल के उन्होंने मार्च शुरू किया तो मार्च एक दूरी तक जाकर जो है रोक दिया गया। उसके आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि इन तीनों नेताओं का पहले से टाइम था, वहाँ पे तय हो गया था कि जाना है प्रेसिडेंट। तो ये तीनों तो निकल गए, लेकिन वहाँ जो बाकी जो कार्यकर्ता थे, बाकी जो सांसद थे वो मौजूद थे, वहीं पर ही उनको वो बैठ गए। उसके बाद बैठ गए तो लगातार वो अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था पुलिस की तरफ से कि आप जो है यहाँ से तुरंत आपको हटना होगा। जब वो नहीं हटे तो उनको डिटेन किया गया। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं यहाँ से प्रियंका गांधी निकले हुए। और उस वक्त जब कांग्रेस नेताओं को देखिए रोका जा रहा था, उस वक्त कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च नहीं निकाले देने पर सरकार को निशाने पर लिया और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। तो आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस दफ्तर से कुछ कांग्रेस नेता, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल थी, इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। हालांकि पहले ही पुलिस कह चुकी थी कि किसी भी मार्च की इजाजत दिल्ली पुलिस नहीं दे रही है। कोरोना के नियमों को देखते हुए 3 लोगों को राष्ट्रपति भवन भेजा जा सकता है, जिसके लिए राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद जा चुके थे। लेकिन कांग्रेस नेता आगे बढ़ने की जब कोशिश करने लग गए, तब उन्हें रोका गया और हिरासत में लिया गया। फिलहाल सभी को छोड़ दिया गया है। राहुल गांधी जब राष्ट्रपति से मिलकर आए तो उन्होंने और क्या बातें कही, जरा सुनते हैं। तरीका है डिटेन करना, मारना, पीटना, ये इनका तरीका है, बट हम नहीं करते नहीं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? ये मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। संदीप, एक चीज तो जरूर यहां पर दिख रही है कि कांग्रेस जो है वो राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश में है। आगे की रणनीति, क्योंकि आज की रणनीति तो कामयाब एक तरीके से कहें तो नहीं हो पाई। पैदल मार्च करने वाले थे, उसकी परमिशन नहीं मिली और वो नहीं हो पाया। आगे की कांग्रेस की रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, हमारी तमाम सांसदों से बात हुई, वरिष्ठ नेताओं से बात हुई, तो उनका ये कहना है कि सरकार को तुरंत जो है एक इमरजेंसी सेशन बुलाना चाहिए, क्योंकि इस बार जो है विंटर सेशन भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में अब इनके पास कोई वैसे दूसरा रास्ता नहीं बचता है कि किसी भी किस तरीके से जो है सरकार पर दबाव बनाया जा सके। 1 महीने के आसपास हो चुका है और 1 महीने से लगातार जो है किसान अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हैं। ठंड आप देख सकते हैं कि लगातार पारा गिर रहा है, ऐसे में और कई सारी कैजुअलिटीज भी। तो ऐसे में ये साफ तौर पर जो है एक दबाव जो है बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश में जो है कांग्रेस इस वक्त लगी हुई है। हालांकि कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं बच जाता है सिर्फ प्रोटेस्ट करने के अलावा। हालांकि आज जो है उन्होंने प्रेसिडेंट को ज्ञापन सौंप चुके हैं वो, लेकिन अब इसके ऊपर और क्या, तो ये सबसे बात है कि अब उनकी क्या किस तरीके की रणनीति रहने वाली है, क्योंकि संसद सत्र में नहीं है और दूसरा कोई रास्ता जो है उनके पास नहीं है प्रदर्शन करने के अलावा। तो लगा रहा है कि आने वाले दिनों में एक देशव्यापी प्रदर्शन की तरफ जो है कांग्रेस बढ़ सकती है। अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी ऐसे जो सेंटर्स हैं, वो जो है कहीं ना कहीं कोशिश में लगेंगे कि दबाव बनाने के लिए सब जगह, यानी कि खाली दिल्ली नहीं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में अलग अलग प्रदेशों में भी जो है इस तरीके का दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो। प्रदर्शन बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि अब कांग्रेस के पास दूसरा कोई रास्ता विकल्प नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मार्च की इजाजत न मिलने पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया। इस वक्त मनीष तिवारी जी हमारे साथ है। सर, सांसद जाना चाहते थे, आप लोग जाना चाहते थे कृषि कानूनों को लेकर, उनके क्यों रोक दिया गया आप लोगों को? देखिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है, ना संसद बनाती है, ना सांसदों को राष्ट्रपति से मिलने देती है। इससे ज्यादा और लोकतंत्र की हत्या कोई नहीं हो सकती। मनीष जी, आप कौन कौन जा रहा है वैसे वहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि श्री राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद साहब और जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, वो 3 लगी आदिर रंजन, वो 3 लोगों को इन्होंने जाने की अनुमति दी है। बेहतर ये देता कि सब सांसदों को जाने देते। अक्सर ये हुआ है कि सांसद जाके लोगों से मिलते रहे हैं।
शेषनारायण जी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी शायद अब तय कर ली है कि किसानों के मुद्दे पर अब वो एक राजनीतिक दबाव बनाएंगी सरकार पर। आपको लगता है किस तरीके का दबाव आगे रणनीति इनकी रह सकती है बनाने की, और उसका कितना प्रभाव पड़ सकता है? दबाव तो बनता वहां है जहां के आपके साथ लोग हों। आप एक कॉल दें और लोग गांव से चल पड़े। महात्मा गांधी कॉल देते थे, लोग चल पड़ते थे। तब कांग्रेस में उसका दबाव बनाने की हैसियत थी। आज जो है ये लोग किसी को कॉल देंगे, और ये जिस तरह से इनके बुर्राक कुर्ते पहने घूमते रहते हैं, इनको पता है किसान कैसे रहता है। कब किसी पिछली बार लास्ट टाइम कब किसान से मिले थे इनमें से इनके बड़े नेता, जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो टॉप लीडरशिप यहाँ दिल्ली में विराजते हैं लुटियंस बंगलो जोन में। तो इन लोगों की भैया उसके बीच जानना पड़ता है। हमने पिछले सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी ने देखा किसी के यहाँ फोटो खिंचा रहे हैं, कहीं पानी भर रहे हैं, किसी का खाना खा रहे हैं, उससे आपका संपर्क नहीं बनता। आप उनके इश्यूज को कितना एड्रेस कर रहे हैं। आपकी क्राइसिस थी 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में। यूपी में किसानों का ही तो मुद्दा था। माघ पूस में यानी जनवरी फरवरी इसमें दिसंबर जनवरी में घुटनों पानी में खड़े हुए लोग, रात में बिजली आती थी, ट्यूबवेल अब चलता था तो पानी लगाते थे, वो सब चीजें इनको भूल गई। तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, नंबर 1। और नंबर 2, बिल के बारे में आप कह रहे हैं कि कुछ किसान कह रहे हैं साहब हम वापस लो तब बात करेंगे। अरे आप लीडर हैं भैया, आप जाकर उनको समझाओ कि भाई ये मुद्दे जो है वो तुम्हारे लिए हितकर हैं। शास्त्री जी के बाद, और शास्त्री जी ने मुद्दा किया था, उसको उनकी दादी हड़प ले गई। इंदिरा गांधी अपने नाम पे कृषि ग्रीन रेवोल्यूशन बताती हैं, वो शास्त्री जी के था। शास्त्री जी देखिए विपक्ष है तो विपक्ष अब उसके फायदे तो नहीं, उसके नुकसान ही बताएगा कि सारे नुकसान ही हैं आपके संदीप। लेकिन सवाल बड़ा ये है, हाँ शेषनारायण जी, मैं जल्दी से संदीप का एक रिएक्शन ले लूं, फिर आ रही हूं आपके पास। संदीप देखिए, 29 दिन बाद कांग्रेस जागी है। सवाल तो ये भी है भाई, अगर आप किसान के इतने बड़े हितैषी थे तो इतने दिन से यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, आप 29 दिन के बाद जाग रहे हैं, आज आप पैदल मार्च की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, कोशिश तो कांग्रेस की पहले से रही थी कि किसी भी तरीके से इस जो आंदोलन है जो किसान कर रहे हैं, लगातार 30 दिन हो चुके हैं बैठे हुए हैं, लेकिन किसानों ने किसी भी राजनीतिक दल को जो है अपने मंच पे आने नहीं दिया। ऐसे में यही बात है कि किसी भी कोई भी कांग्रेसी जो है उस जगह तक नहीं पहुंच पाया। अब चूंकि अब दबाव बनाना बहुत ज़रूरी था, और ऐसे में कहते हैं कि अपना जो वोट बैंक है उसको भी साधना बहुत ज़रूरी था कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक बड़ा तबका किसानों से आता है। और ऐसे में पंजाब के किसान जो है जब बैठे हैं मैदान में, वो जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में वो सीधे तौर पर पहले दिन से कह रहे थे कि ये किसानों का प्रोटेस्ट है, लेकिन अंदर खाने कोशिश ज़रूर की जा रही थी कि किसी भी तरीके से इस प्रोटेस्ट के ज़रिए जो है सरकार पर भी दबाव बनाया जा सके। और अब 1 महीने बाद जो है कांग्रेस पार्टी जो है उतरी, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। सरकार लगातार कोशिश कर रही है बातचीत करने की, किसानों के साथ मसले सुलझाने की, लेकिन जो है कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा था। जो है बात तो यहाँ पर ये है कि जो रणनीति अगर दबाव की बनाना चाह भी रही है कांग्रेस, तो उस रणनीति को बनाने में भी बहुत देर कर दी। अब से कुछ ही देर पहले दरअसल पुलिस ने हिरासत में लिया था प्रियंका गांधी और कई कांग्रेस नेताओं को, जिनको अभी फिलहाल रिहा कर दिया गया है। और प्रियंका गांधी ने क्या क्या कहा था वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन वो तस्वीरें भी आपको दिखा दें। आप देख सकते हैं कि अमूमन सारे लोग जो हैं, जितने भी ऐसे सांसद थे जिनको कि डिटेन किया गया था, कार्यकर्ता थे जिनको डिटेन किया गया था, उनको जो है छोड़ा गया है। इस वक्त हम लोग मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। थोड़ी देर पहले ही जो है प्रियंका गांधी यहाँ से निकल के गई हैं, और यहाँ पे और भी तमाम जो नेता हैं जिनको कि यहाँ पे डिटेन किया गया था। ख़ास बात यह है कि धीरे धीरे जैसे पता लगना शुरू हुआ कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनको डिटेन किया गया है और मंदिर मार्ग थाने लेके आया गया है, उसके बाद जो है जो कार्यकर्ता हैं वो भी धीरे धीरे जुटना यहाँ पे शुरू हुए हैं। और कोशिश उनकी यही है कि किसी भी तरीके से जो है सपोर्ट जो है वो इनको दिया जा सके। राहुल गांधी वहाँ से निकल चुके हैं। ठीक है, जल्दी से शेषनारायण जी का भी रुख कर लें। शेषनारायण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप जो हैं कृषि के क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू को इंटरवेंशन नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, और राजीव गांधी ने नहीं किया। आप वहां क्यों कूदे हुए? 66 में कृषि क्रांति जो थे, ग्रीन रेवोल्यूशन, शास्त्री जी लाए थे, नॉर्मन बोरलाग और LK झा और सी सुब्रमण्यम के साथ मिलकर, उसको इंदिरा गांधी अपने नाम दर्ज कर लेती। तो दूसरी बात ये कृषि यहाँ मंदिर मार्ग की डिटेंशन के बाद बता दूं, हम 20 बार वहां डिटेन हुए हैं।
जाते थे, लाइन में लग के जेल जाते थे और गिरफ्तार होते थे, जेल नहीं जाना होता, वहां जाके बैठते थे। मिश्रा जी वहां इंचार्ज थे, थाना चाय वानी पिला के छोड़ देते थे, कोई डिटेंशन वगैरह नहीं होता मंदिर वाड़ थाना। वो एक पवित्र स्थान है। जब आप बोट क्लब पे पहले जुलूस हम लोग निकालते थे छात्र जीवन में, तो वहां जाके बड़े आनंद से सब व्यवस्था होती है, चिंता नहीं। आपको किसानों के जो इश्यूज हैं, आप जाइए उन पे बात करिए। होल्डिंग्स छोटी होती गई हैं, और आप जब से इंदिरा गांधी का राज आया है तब से जो 5 एकड़ जमीन जिसके पास थी, आज उसके पास आधे एकड़ एक यूनिट के पास रह ठीक है। गई। इन सब बातों को आपने एड्रेस नहीं किया, और आज आप एक वहां आंदोलन चलाओ, उसमें कूद पड़े। ये गैर ठीक। जिम्मेदार राज। हाँ, और पूरा घटनाक्रम देखिए आज क्या रहा, जरा इन 5 तस्वीरों से हम आपको दिखा दें। आज दरअसल कांग्रेस ने ऐलान किया था कि पैदल मार्च कांग्रेस की तरफ से निकाला जाएगा, लेकिन पुलिस की तरफ से इसकी इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस मार्च को रोका। कई कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जो वहां पर मौजूद थे, जिनमें प्रियंका गांधी भी थी, उन्हें हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी समेत 2 और नेता, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी, राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। वहां पर उनका कहना है कि करीब 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला लेटर उन्होंने वहां पर दिया है, ज्ञापन उनको सौंप दिया है। वहीं प्रियंका ने कई आरोप सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा सरकार किसानों की सुन नहीं रही है, ठंड में किसान बैठे हुए हैं, उनकी जो शंकाएं हैं उनको दूर करना चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी जब हिरासत में ली गई तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि पहले ये तय कर ले, एक तरफ कहते हैं कि विपक्ष जो है वो इतना मजबूत नहीं है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि विपक्ष इतना मजबूत है कि इतने किसानों को एक रणनीति के तहत वहां पर बैठा दिया गया है। तो ये तमाम बातें प्रियंका गांधी ने कही। राहुल गांधी ने यहां सीधे सीधे ये कहा कि किसान उठने नहीं वाला है, विपक्ष का पूरा समर्थन है। और इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा कि ये कानून जो है वो वापस लिए जाने चाहिए। यानी संदीप, ये स्पष्ट कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है कि कांग्रेस बीच का रास्ता जो सरकार ढूंढने की कोशिश में लगी है किसानों के साथ मिलकर, उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। वो ये चाह रही कि ये कानून वापस ले लिया जाए, और यही एजेंडा रहने वाला है कांग्रेस का आगे। बिल्कुल अर्पिता, सीधे तौर पर हम लोग ये देख सकते हैं कि कांग्रेस अब वही बात दोहराना शुरू कर चुकी है जो अब तक किसान कह रहे थे। अभी तक किसानों को ये कहा जा रहा है कि आप अमेंडमेंट करने को तैयार हैं, जिस तरीके की कोई आपको दिक्कतें हैं उसको हम अमेंडमेंट करेंगे, बातचीत करके मसले को सुलझाएंगे। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि ये जो तीनों कानून सरकार लेके आई है उनको वापस ले, उससे कम में वो नहीं मानेंगे। लेकिन अब जो है प्रोटेस्ट का दौर जो है शुरू हो चुका है। किसानों की मांगों के साथ कांग्रेस ने भी अपनी मांग को जो है रख दिया है, और उनका यही कहना है कि ये तीनों जो कानून है उनको वापस होना चाहिए। तो अब ये देखना होगा कि किसान किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक किसानों ने राजनीतिक दलों को अपने मंच पर आने नहीं दिया गया। हालांकि कई सारे आरोप जरूर लगे हैं कि किसानों के पीछे राजनीतिक दल शामिल है, लेकिन सीधे तौर पर किसान जो है अभी तक अपने मंचों का इस्तेमाल जो राजनीतिक दलों करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि किसानों की तरफ से किस तरीके का रुख आता है, क्योंकि अब कांग्रेस जो है आधिकारिक तौर पर जो है इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल हो चुकी है। हालांकि वो बॉर्डर पे नहीं है दिल्ली के। ठीक है, यानी संदीप कुछ चीजें बिल्कुल आज साफ हैं। कांग्रेस पैदल मार्च करना चाह रही थी, जिसकी परमिशन ना मिलने के बाद कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया कि वो किसानों के समर्थन में, और कांग्रेस का स्टैंड भी यही है कि जो कानून है वो किसानों के हित में नहीं है और कोई बीच का विकल्प नहीं हो सकता, ये सारे कानून वापस लेने होंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच बता दें शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने के मौके पर आज पीएम मोदी ने छात्रों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी भारत को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। गुरुदेव के सपने ग्रामोदय को याद दिलाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत देश को सशक्त करने का अभियान है, जिससे भारत के साथ विश्व में समृद्धि आएगी। गुरुदेव ने हमें स्वदेशी समाज का संकल्प दिया था। वो हमारे गांवों को, हमारी कृषि को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो वाणिज्य और व्यापार को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो आर्ट और लिटरेचर को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की बात कही थी। आत्मशक्ति की ऊर्जा से राष्ट्र निर्माण को लेकर उन्होंने जो बात कही थी वो आज भी उतनी ही अहम है। उन्होंने कहा था, राष्ट्र का निर्माण एक तरह से अपनी आत्मा की प्राप्ति का ही विस्तार है।
जब आप अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपने कर्तव्यों के निर्वहन से देश का निर्माण करते हैं तो आपको देश की आत्मा से ही अपनी आत्मा नजर आने लगती है। साथियों, भारत की आत्मा, भारत की आत्मनिर्भरता और भारत का आत्मसम्मान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तो बंगाल की पीढ़ियों ने खुद को खपा दिया था। गुरुदेव ने हमें स्वदेशी समाज का संकल्प दिया था। वो हमारे गांवों को, हमारी कृषि को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो वाणिज्य और व्यापार को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो आर्ट और लिटरेचर को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की बात कही थी। आत्मशक्ति की ऊर्जा से राष्ट्र निर्माण को लेकर उन्होंने जो बात कही थी वो आज भी उतनी ही अहम है। उन्होंने कहा था, राष्ट्र का निर्माण एक तरह से अपनी आत्मा की प्राप्ति का ही विस्तार है। जब आप अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपने कर्तव्यों के निर्वहन से देश का निर्माण करते हैं तो आपको देश की आत्मा से ही अपनी आत्मा नजर आने लगती है। साथियों, भारत की आत्मा, भारत की आत्मनिर्भरता और भारत का आत्मसम्मान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि नई शिक्षा नीति में भी विश्व भारती विश्वविद्यालय एक अहम भूमिका निभाएगा। गुरुदेव कहते थे, चित्तो जेथा भय शून्यो, चित्तो जेथा भय शून्यो, उच्चो जेथा शीर, ज्ञान जेथा मुक्तो। यानी हम एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करें जहां हमारे मन में कोई डर ना हो, हमारा सर ऊंचा हो और ज्ञान बंधनों से मुक्त हो। आज देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा करने का भी प्रयास कर रहा है। इस शिक्षा नीति को लागू करने में विश्व भारती की बड़ी भूमिका है। आपके पास 100 वर्ष का अनुभव है, विद्वत्ता है, दिशा है, दर्शन है और गुरुदेव का आशीर्वाद तो है ही है। जितने ज्यादा शिक्षा संस्थानों से विश्व भारती का इस बारे में संवाद होगा, अन्य संस्थाओं की भी समझ बढ़ेगी, उन्हें आसानी होगी। विश्व भारती के शताब्दी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की गुजरात से आत्मीय रिश्तों को भी याद किया। गुरुदेव के गुजरात में रहने के समय को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग अलग भाषा, बोलियां, खान पान और पहनावे वाला हमारा देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। विविधता होने के बावजूद हमारे देश एक दूसरे से सीखता रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अक्सर गुजरात आ जाते थे और उन्होंने वहां काफी लंबा समय भी बिताया था। अहमदाबाद में रहते हुए उन्होंने अपनी 2 लोकप्रिय बांग्ला कविताएं बंदी ओ अमार और नीरोब रजनी देखो, ये दोनों रचनाएं की थी। अपनी प्रसिद्ध रचना क्षुदित पाषाण का एक हिस्सा भी उन्होंने गुजरात प्रवास के दौरान ही लिखा था। इतना ही नहीं, गुजरात की एक बेटी श्रीमती हटी सिंह गुरुदेव के घर में भी वो बहू बनकर भी आई थी। इसके अलावा एक और तथ्य है जिस पर हमारे विमेन एम्पावरमेंट से जुड़े संगठनों को अध्ययन करना चाहिए। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी की पत्नी ज्ञानंदिनी देवी जी जब अहमदाबाद में रहती थी
तो उन्होंने देखा कि स्थानीय महिलाएं अपने साड़ी के पल्लू को दाहिने कंधे पर रखती है। अब दाएं कंधे पर पल्लू रहता था, इसलिए महिलाओं को काम करने में भी कुछ दिक्कत होती थी। ये देखकर ज्ञानंदिनी देवी ने आइडिया निकाला कि क्यों न साड़ी के पल्लू को बाएं कंधे पर लिया जाए। अब मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि बाएं कंधे पर साड़ी का पल्लू उन्हीं की देन है। एक दूसरे से सीखकर, एक दूसरे के साथ आनंद से रहते हुए, एक परिवार की तरह रहते हुए हम उन सपनों को साकार सकते हैं जो देश की महान विभूतियों ने देखे थे। और अब बात बंगाल की। बंगाल में आजकल फुल बवाल जारी है। बीती रात पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस ने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां चलाई। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर उनके एक साथी को बिना वजह गिरफ्तार करने का भी आरोप लगाया और इसी के विरोध में खरदा पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए थे, जिन्हें पुलिस ने थाने के गेट से बाहर खदेड़ दिया। हाथ में डंडे लिए पुलिस वाले इन प्रदर्शनकारियों को दूर तक दौड़ाते नजर आए। अचानक हुए लाठीचार्ज की वजह से वहां सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। सड़क के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की कतार के बीच पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को पीटते दिखे। और इतना ही नहीं, कई प्रदर्शनकारियों को तो पुलिस पकड़कर अपने साथ थाने ले गई और थाने के भीतर भी पुलिस वाले कुछ प्रदर्शनकारियों को पीटते हुए नजर आए। এখানে পুলিশ অফিসাররা যারা মহিলাদেরকে মারধর করেছে, বাংলায় ল অ্যান্ড অর্ডার কিছু নেই। পুলিশ মমতা ব্যানার্জি তালিবানি শাসনের একটা অঙ্গ হয়ে গেছে। वहीं बीजेपी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के लिए ममता सरकार को घेरा। कैलाश विजयवर्गीय ने बकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि खरदा पुलिस स्टेशन विरोध दर्ज कराने गए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां चलाई। महिलाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखें। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए राज्य में महिलाओं के साथ पुलिस असंवेदनशील और अमानवीय व्यवहार कर रही है। शर्म करो ममता जी, जनता माफ नहीं करेगी। कुछ खास सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कोलकाता से हमारे सहयोगी अमित इस वक्त मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी होंगे। जल्दी से पहले अमित का रुख कर लेते हैं। यानी अमित, जो कल की घटना है उसके बाद बीजेपी जो है उसके आगे की रणनीति क्या है? क्या कोई और जगह ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे और प्रदर्शन करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। फिलहाल जो कल जो हुआ है खरदा पुलिस स्टेशन के बाहर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई है, हमारे यहाँ के लोकल जो सांसद हैं यहाँ के अर्जुन सिंह, उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आगे की रणनीति वो तैयार कर रहे हैं। दरअसल उनका कहना था कि एक शख्स को बेवजह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाया था और उसके बाद जो है पुलिस का जब वहाँ पर घेराव किया गया, प्रदर्शन किया गया तो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। अब आते हैं जो पीएम ने संबोधन दिया, अर्पिता, पीएम ने जो संबोधन दिया विश्व भारती में, उसके बाद अब उस पर राजनीति शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने जो इन्फॉर्मेशन दी है टैगोर के फैमिली को लेकर वो गलत है और साथ ही साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जोड़ा है गुजरात और रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, जिस तरीके से उनकी गुजरात में नियुक्ति हुई है, उनकी पत्नी के बारे में कहा प्रधानमंत्री ने और साथ ही साथ जो अहमदाबाद की एक बेटी जो उनके घर बहू बन के आई थी उसका भी जिक्र किया। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है सुनील सिंह जो कि विधायक है और टीएमसी या फिर बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, राजनीति शुरू हो गई है। टीएमसी ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री का स्पीच है, जो प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया है उस पर आरोप है कि टीएमसी का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने गलत जानकारी दी है टैगोर के फैमिली को लेकर। टीएमसी को, आपको मालूम है, टीएमसी को टैगोर जी के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। हमारे टैगोर जी का भाई साहब जो गुजरात से, बड़े भाई गुजरात से रहने वाले हैं, सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, उनकी धर्मपत्नी है श्वेता सिंह जी। और बंगाल के नेता लोग बोलते हैं कि टैगोर का कोई अस्तित्व नहीं, पूरे विश्व के, पूरे भारतवर्ष के टैगोर जी का छत्र छाया बंगाल में जो पूरे विश्व भारतवर्ष में चलना चाहती है। जो प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया है उसको लेकर इससे पहले भी ममता बनर्जी का कह चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगी। नहीं, पश्चिम बंगाल पर गुजरात ऐसा स्टेट है तो आप लोग जानते हैं कितना आगे पूरे भारतवर्ष में गुजरात ऐसा स्टेट है जो हम लोग चाहते हैं कि गुजरात बंगाल बने,
ठीक है हमारी अमित रहिए संस्कृति, देखिए साथ पश्चिम वहाँ का- बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में टीएमसी और बीजेपी के बीच एक बार फिर खूनी झड़प हुई। बीजेपी का आरोप है कि हिंसा की शुरुआत टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने की और जुलूस के दौरान पथराव कर दिया। यह हंगामा तब हुआ जब बीजेपी का जुलूस टीएमसी के एक दफ्तर के सामने से गुजरा। अचानक हुए पथराव का जवाब जुलूस में शामिल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी पत्थर बरसा कर दिया। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर चल रहे थे। हिंसा शुरू होते ही झंडे डंडों में बदल गए। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोई हमला करने के लिए तो कोई खुद को बचाने के लिए दौड़ता दिखने लगा। पुलिस वाले भी मौके पर मौजूद थे लेकिन केवल तमाशबीन बने रहे। इस हिंसा के बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हुए। पत्थर लगने की वजह से एक नेता के सिर पर गंभीर चोट आई जिसे कुछ लोग बचाकर ले जाते हुए दिखाई दिए। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बीजेपी बंगाल को इस खून खराबे से मुक्ति दिलाएगी और साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह सब कुछ ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। दिलीप घोष जी, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक और कार्यकर्ता की आपकी हत्या कर दी, तृणमूल कांग्रेस इनकार कर रही है। तृणमूल जो खून करता है कभी स्वीकार करता है क्या? हर रोज टीवी में लाश दिखाई देता है, पेपर में फोटो आती है। यही यहाँ की सुबह उठकर हम इसी समाचार को सुनते हैं। बंगाल की इस प्रकार हिंसा की राजनीति से लोग बोर हो चुके हैं, इससे मुक्ति चाहते हैं और भाजपा ही इससे मुक्ति दिला सकती है। मैंने गृह मंत्री से बात की थी उस ट्रक पे जिस पे आप थे, उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराएंगे हम जब हमारी सरकार आएगी तो। बिल्कुल जांच करेंगे और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। खूनी हो और खून में मदद करने वाले हो या तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर बैठे हुए हैं उनके हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उसका हर चीज़ का जांच होगा। खाली इतना ही नहीं है, जो यहाँ जो भ्रष्टाचार चरम पर है, पंचायत से पार्लियामेंट मेंबर तक जुड़े हुए हैं, इनकी भी जांच होगी और उसका बराबर उसका हिसाब होगा। सर, इस हत्या को लेकर क्या आप लोग कोई डेलीगेशन भेज रहे हैं या आप लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं? हत्या तो देखिए, इसके खिलाफ हम लड़ाई कर रहे हैं लोकतांत्रिक पद्धति से, एजिटेशन बंद जो भी करना है। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी, इलेक्शन कमीशन, महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल तक हमने ज्ञापन दिया है, उनको जानकारी दी है, पूरी लिस्ट भेजा है और आपको भी हम बात बीच में बताते रहते हैं। तो जो लोकतांत्रिक पद्धति में जो व्यवस्था है उसके आधार पर हम लड़ रहे हैं और ये जो बलिदान है हमारे कार्यकर्ताओं का, ये बेकार नहीं जाएगा। इस बलिदान के माध्यम से बंगाल में जागरण हो रही है और इसी के माध्यम से परिवर्तन भी होगा। शेषनारायण जी, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। लगातार यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस, माफ कीजिए, टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने होते हैं। लेकिन यहाँ जो खास बात देखने को मिलेगी, आज शुवेंदु अधिकारी एक यहाँ पर पदयात्रा भी निकालने वाले, वो किस लिहाज से महत्वपूर्ण होने वाली है? एक तो पहले प्रधानमंत्री की स्पीच पे मैं अपनी राय देता हूँ। आज प्रधानमंत्री का भाषण जो शांति निकेतन के लोगों को एड्रेस किया गया वो एकेडमिक था, वो विश्व स्तरीय था, बहुत बढ़िया भाषण था। और उस पर जो ममता बनर्जी के पार्टी वालों का ये उल्टा सीधा बयान है वो गैर जिम्मेदार है। अच्छा, श्री शुवेंदु अधिकारी का एरिया है, उनका टेरिटरी है, वो जैसे बाघ का एरिया होता है ना, टाइगर का एरिया रिजर्व होता है, उनका रिजर्व एरिया है। वहां पे किसी को वो फंक्शन नहीं करने देते। जब वो तृणमूल में थे तभी भी उन्होंने नंदीग्राम किया था और आज जब वो चले गए हैं तो जो वहां पे बीजेपी के तृणमूल के कार्यकर्ता बचे हैं वो खिसियाए हुए हैं, वो मारपीट कर रहे हैं, तो शुवेंदु अधिकारी उसका जवाब दे रहे हैं। और आज जब उनका जुलूस होगा तो आप इतना मान के चलिए कि चूंकि वहां की पुलिस भी टीएमसी का एक्सटेंशन हो गई है, तो इसलिए कुछ भी अनहोनी की उम्मीद से आप मतलब संभावना से बचा नहीं जा सकता। ये है टोटल बंगाल की राजनीति और उसको फौरन से पेशतर इलेक्शन कमीशन को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पूरे देश के पॉलिटिकल बिरादरी को फ्री एंड फेयर करने के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी उस चुनाव को फेयर होने देंगे। रही जरा साथ आप देखिए, बंगाल में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन टीएमसी और खास तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी के हमले और तीखे होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कल किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए देने जा रही है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि केंद्र की तरफ से किसानों को किसी तरह की मदद मिले। बीजेपी का आरोप यह है कि ममता बनर्जी अपने राज्य के किसानों के खाते में सीधे पैसा नहीं देना चाहती। वो चाहती हैं कि केंद्र ये पैसा राज्य सरकार को दे ताकि टीएमसी किसानों के हिस्से से अपने चुनाव के खर्च का हिस्सा निकाल सके। और दूसरी तरफ कभी ममता के खास रहे और अब बीजेपी में शामिल हो चुके शुवेंदु अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर में पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। जाहिर है उनके निशाने पर आज ममता ही होंगी। किसानों का पैसा सीधे अब केंद्र सरकार किसानों के अकाउंट में भेजती है, उसे ममता सरकार कह रही है कि हमें दीजिए, हम देंगे।
देखिए, हमलावर कुछ नहीं है। हमारा पूरे भारतवर्ष में किसान सम्मान निधि का जो रुपया किसानों को पहुंच रहा है, लेकिन दुर्भाग्यशाली हैं बंगाल के किसान, जहां पर ममता बनर्जी उस पैसे को नहीं देने दे रही है। उसका कारण ये है कि ममता बनर्जी उसी पैसे को लेती हैं जिस पैसे को वो अपने ट्रेजरी में डाल सकती हैं। डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पास अगर पैसा जाए तो ममता बनर्जी को बहुत तकलीफ है, क्योंकि वहाँ से वो पैसा अपने और अपने जो उनका करप्शन सिस्टम है, करप्ट सिस्टम है अपने परिवार का, उसमें वो रुपया जाएगा नहीं। और बेनिफिशियरी के पास पहुंचने से उनको तकलीफ है, क्योंकि लोगों के पास पहुंचने से उनको कोई फ़ायदा नहीं है। वो सारा रुपया का मालिकाना हक लेना चाहती हैं। जिस तरह से उम्फान में जब 1000 करोड़ रुपया आया, उसके बाद उन्होंने एकदम उस पैसे को सीधे अपने पार्टी के कैडरों, अपने लोगों, अपने परिवार के लोगों में उन लोगों ने इस तरह से पैसा का मिसयूज किया। जल्दी से अमित का रुख कर लेते हैं और अपडेट ले लेते हैं। अमित, शुभेंदु अधिकारी जो पूर्वी मेदिनीपुर में पदयात्रा करने वाले थे, वो कब तक करेंगे, कोई जानकारी? जी बिल्कुल, दोपहर बाद शुभेंदु अधिकारी का पदयात्रा करने की बात है और दोपहर बाद ही वो पदयात्रा करेंगे भी। और इस वक्त मेरे साथ जो सुनील सिंह मौजूद हैं। शुभेंदु इनके काफ़ी अच्छे मित्रों में से एक है। विधानसभा में ये दोनों साथी थे, कई बार विजुअल्स हमने देखा है। सीधा भी इनसे बात कर लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी का आज पदयात्रा है, तो वहीं काउंटर अटैक भी टीएमसी कर रही है। कुणाल घोष को, सुजाता मंडल को भेजा है एक जनसभा को संबोधित करने के लिए। देखिए, शुभेंदु अधिकारी बहुत बड़ नेता है पश्चिम बंगाल के। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में, आपको मालूम है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जोड़ दिया अमित शाह जी के नेतृत्व में। शुभेंदु अधिकारी काउंटर मिदनापुर में, चाहे सुजाता खान हो चाहे कुणाल घोष हो। आप लोग कुणाल घोष के बारे में जानते होंगे, जब उनको सीबीआई ने अरेस्ट किया था, जो बंगाल के सीबीआई ने अरेस्ट किया था, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो गाली दी थी तो ममता बनर्जी को गाली दी थी। आज वो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस माँ माटी मानुष से ज्वाइन किए हैं। हम लोग इसको घोर निंदा करते हैं। शुभेंदु अधिकारी का लीडरशिप और सुजाता का लीडरशिप बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। शुभेंदु अधिकारी है। तो आप अर्पिता, आपको बता दें कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी मिदनापुर में रैली करने जा रहे हैं, पदयात्रा करेंगे, उसका काउंटर भी टीएमसी ने तैयार कर लिया है। ठीक है अमित, रहिए साथ। सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां किसानों को केंद्र की मदद के मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी में बवाल छिड़ गया है। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा सीधे किसानों के खातों तक पहुंचाने में अड़ंगे लगा रही है, लेकिन टीएमसी किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। बंगाल में किसानों पर घमासान, किसानों पर बीजेपी टीएमसी में खींचतान, पीएम किसान योजना पर बढ़ी तकरार, किसानों की मदद पर ममता पर सवाल। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की गूंज अब पश्चिम बंगाल तक सुनाई पड़ने लगी है। खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फोन पर धरने पर बैठे किसान नेताओं से बात की, तो बीजेपी ने ममता बनर्जी पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अड़ंगा लगाने का आरोप लगा दिया। पूरे भारतवर्ष में किसान सम्मान निधि का जो रुपया किसानों को पहुंच रहा है, लेकिन दुर्भाग्यशाली हैं बंगाल के किसान, जहां पर ममता बनर्जी उस पैसे को नहीं देने दे रही है। उसका कारण ये है कि ममता बनर्जी उसी पैसे को लेती हैं जिस पैसे को वो अपने ट्रेजरी में डाल सकती हैं। डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पास अगर पैसा जाए तो ममता बनर्जी को बहुत तकलीफ है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आरोपों की बारिश कर दी है। बीजेपी ने ममता पर पीएम किसान सम्मान निधि में अड़ंगे का आरोप लगाया है और किसानों को सीधे पैसे न देने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार सीधे 9 करोड़ किसानों के खातों में पैसे देना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी किसान सम्मान निधि मांग रही हैं। बीजेपी का दावा है कि ममता सरकार केंद्र की योजनाएं राज्य में लागू नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी पर लगातार हमलावर है और अब बीजेपी को किसानों के मुद्दे पर सूबे के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने सूबे के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि पीएम सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा नहीं जाने देना चाहती है ममता बनर्जी, और बीजेपी किसानों की मदद के इस मुद्दे को सूबे में एक बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी हुई है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ममता पर बीजेपी के हमले तीखे होते जा रहे थे। लेकिन ममता और उनकी पार्टी टीएमसी भी बीजेपी पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। किसानों के लिए ममता सरकार जो किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं किया है। हर किसान यहाँ पर जो इंसेंटिव्स उसको मिल रहे हैं, जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्कीम हो, उसका स्कीम में ज़्यादा रुपया तो स्टेट का ही जाता है और नाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो तो ठीक नहीं है। आरोपों के इस दौर के बीच किसानों के मुद्दे पर अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ की भी एंट्री हो गई है। ममता को लगातार नसीहतें देने वाले राज्यपाल ने ट्वीट कर ममता सरकार को किसानों की मदद करने का पाठ पढ़ाया है। मैंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा है कि किसानों तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ न पहुंचने देना उनके साथ अन्याय करने के बराबर है। बंगाल में किसानों का मुद्दा जिस तरह से तेजी से उठ रहा है, उससे सीधे सीधे संकेत मिल रहे हैं कि कम से कम विधानसभा चुनाव तक तो बीजेपी इस मुद्दे पर ममता को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली।